अस्सलाम वालेकुम डिफेंसर्स। डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान के Z-10 एमी अटैक हेलीकॉप्टर की पहली मर्तबा बाकायदा इस्तेमाल की खबर पर बात करेंगे। चीन के नए मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट, स्वीडन की कोरियन साख्ता हॉइट्ज़र्स की एक्विजिशन में दिलचस्पी, इंडिया की स्टेल्थ क्रूज मिसाइल की डेवलपमेंट, इंडोनेशिया समेत दीगर अहम बैनुल-अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, चीन के सरकारी मीडिया सोर्सेज ने इस बात का इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान हालिया वॉरियर 8 जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज में कई तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स और लोटिंग मिनिशंस के साथ साथ Z-10 एमी अटैक हेलीकॉप्टर को भी पहली मर्तबा एक्शन में देखा गया है। इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि इस जॉइंट एक्सरसाइज का बुनियादी मकसद माउंटेनियस रीजन की क्लियरेंस, हॉस्टेज रेस्क्यू और कोऑर्डिनेटेड फायर स्ट्राइक्स शामिल थी। इसमें दोनों मालिक की मिलिट्रीज ने कई तरह के सोफिस्टिकेटेड वेपन्स का भी इस्तेमाल किया है, जिसमें मीडियम एंड हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स और ड्रोन्स फार्म के अलावा लोटिंग मिनिशन और दीगर एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल रोबोट्स के अलावा कॉम्बैट मिशंस और रिकॉनेसेंस के साथ साथ सर्वेलेंस मकासद के लिए दीगर एसेट्स का इस्तेमाल किया गया है। जबकि पाकिस्तान की जानिब से अब से कुछ अर्सा पहले बाकायदा आर्मी में इंडक्ट किए जाने वाले चाइनीज साख्ता Z-10 एमी अटैक हेलीकॉप्टर को भी इस एक्सरसाइज में बाकायदा इस्तेमाल किया गया। इस जॉइंट एक्सरसाइज में दोनों मालिक की ट्रूप्स की जानिब से फुल एलिमेंट लाइव एमुनिशन फील्ड एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई। इसके अलावा इस रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि चाइनीज साख्ता अनमैन्ड सिस्टम्स का इस किस्म की एक्सरसाइज में बेदरेक इस्तेमाल दरअसल चाइनीज सिस्टम्स की सोफिस्टिकेशन और इफेक्टिवनेस को जाहिर करता है, जबकि Z-10 एमी अटैक हेलीकॉप्टर अपने मॉडर्नाइज सिस्टम्स और सेंसर्स के साथ साथ लेटेस्ट जनरेशन के वेपन से इक्विप है, जिसे बवक्त जरूरत मुख्तलिफ तरह के ऑपरेशंस में क्विकली डिप्लॉय किया जा सकता है। चीन ने नए मीडियम क्लास के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को आज पहली मर्तबा टेस्ट फ्लाई की है। ये मीडियम एयरलिफ्टर, जिसको Y-30 का नाम दिया गया है, ये टर्बोप्रॉप पावर्ड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लस कार्गो एयरक्राफ्ट है, जिसे फ्यूचर में चीन की आर्म फोर्सेस में इंडक्ट किया जा सकता है। इस तैयारे के बारे में सबसे पहले इतला 2014 में सामने आई थी, जब इसका इनिशियल कॉन्सेप्ट रिवील किया गया था। ताम चीन का ज्यादातर फोकस गुज़श्ता एक दिहाई के दौरान अपने Y-20 हैवी ट्रांसपोर्ट प्लस कार्गो एयरक्राफ्ट की डेवलपमेंट कर रहा है, और चीन अब Y-20 को बाकायदा अपनी आर्म फोर्सेस में बड़ी तादाद में इंडक्ट कर चुका है। चीन का Y-20 बाद में डबल Y-20 के नाम से भी टैंकर ट्रांसपोर्ट वेरिएंट के तौर पर भी चाइनीज एयरफोर्स में इंडक्ट किया जा चुका है, जबकि चीन अपनी आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट और इत्तेहादी ममालिक की मिलिट्रीज की रिक्वायरमेंट को पेश नजर रखते हुए इस मीडियम कैटेगरी के एयरलिफ्टर को तैयार कर चुका है, जिसे नियर फ्यूचर में बाकायदा एक्सपोर्ट के लिए भी ऑफर करवाया जाएगा। गो के Y-30 इसका अनऑफिशियल डेजिग्नेशन है, ताम Y का इस्तेमाल आमतौर पर चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसपोर्ट के लिए किया जा रहा है। इस 4 इंजन टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट पर मुमकिन तौर पर WJ-6 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो 6 ब्लेडेड प्रोपेलर्स के इस्तेमाल करते हुए इससे पहले KJ-600 कैरियर बॉर्न अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यही इंजन Y-8 और Y-9 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को भी पावर करता है। विंग डिजाइन की बात करें तो ये काफी हद तक C-130 से मुमासलत रखता है, जबकि इसके विंगलेट्स बज़ाहिर C-17 ग्लोब मास्टर की तरह लगते हैं। टी-टेल कॉन्फ़िगरेशन के साथ ये एयरक्राफ्ट मुमकिन तौर पर 25 से 30 टन का पेलोड कैरी कर सकता है, और इस एयरक्राफ्ट का इब्तदाई मॉडल 2014 के जुहाई एयर शो में रिवील किया गया था। स्वीडन के बारे में इतलात है कि वो अपनी मिलिट्री की हॉइट्ज़र रिक्वायरमेंट के पेश नज़र साउथ कोरियन साख्ता K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स का इंतखाब कर सकता है। स्वीडन की जानिब से अगर इस हॉइट्ज़र को अक्वायर किया जाता है तो वो अपने नेबरिंग कंट्रीज नॉर्वे और फिनलैंड की लीग में शामिल हो जाएगा, जो इससे पहले ही इन सिस्टम्स को ऑपरेट कर रहे हैं। K9 थंडर सेल्फ प्रोपेल्ड हॉइट्ज़र्स को हालिया कुछ अरसे में कई यूरोपियन कंट्रीज में मकबूलियत हासिल हुई है, और साउथ कोरियन कंपनी ने हाल ही में पोलैंड की जानिब से अक्वायर की जाने वाली तमाम 220 हॉइट्ज़र्स की डिलीवरीज को मुकम्मल की है। K9 थंडर जो
155 मिलीमीटर की सेल्फ प्रोपेल्ड ट्रैक्ड शैसी पर बेस्ड होइट्जर है। ये स्टैंडर्ड एम्यूनिशन को 40 किलोमीटर जबकि गाइडेड प्रोजेक्टाइल को 50 किलोमीटर की रेंज पर फायर कर सकती है। इसके क्रू मेंबर्स में टोटल 5 पर्सनल शामिल हैं, जिसमें एक कमांडर, ड्राइवर, गनर और 2 लोडर्स काबिल जिक्र हैं। K9 थंडर को MTU के 1000 हॉर्स पावर के डीजल इंजन से पावर किए गए और ये 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए मुख्तलिफ नौइयत की टेरेन पर ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकती है। फ्रेंड्स, इंडियन कंपनी ने नया स्टेल्थ क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराया है, जिसे इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के तहत न सिर्फ एयर लॉन्च बल्कि फ्यूचर में शिप लॉन्च और ग्राउंड लॉन्च वर्जन के तौर पर भी मुतारिफ कराया जाएगा। इंडियन कंपनी GSR डायनामिक्स की जानिब से LRP-2GM के नाम से लाइट वेट स्टेल्थ क्रूज मिसाइल मुतारिफ कराया गया है, जिसको हाल ही में इंडियन एयर फोर्स के चीफ ने भी इंस्पेक्ट किया है। गो के इस मिसाइल की अभी तक मजीद कैपेबिलिटीज और डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की गई, ताहम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस अपनी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पेश नजर रखते हुए नए निस्बतन छोटे और स्टेल्थ क्रूज मिसाइल को इंडक्ट करने का मंसूबा रखती हैं। फ्रेंड्स, इंडोनेशियन एयरफोर्स के लिए एयरबस स्पेन की जानिब से तैयार किए जाने वाले दूसरे A400M ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ने पहली फ्लाइट कंडक्ट की है। स्पेन में इस एयरक्राफ्ट की टेस्ट फ्लाइट इससे पहले इस क्लास के इब्तदाई यूनिट की इंडोनेशिया को हैंड ओवर करने के तकरीबन 4 हफ्ते बाद कंडक्ट की गई है। इंडोनेशिया ने इससे पहले 3 नवंबर 2025 को एयरबस डिफेंस एंड स्पेस की जानिब से पहला A400M टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हासिल किया था, जिसके साथ ही इंडोनेशिया इस यूरोपियन साख्ता मिलिट्री एयरलिफ्टर का 10वां ऑपरेटर बन गया था। अब इंडोनेशिया के लिए इस दूसरे एयरक्राफ्ट को भी पहली मर्तबा टेस्ट फ्लाई किया गया है, जबकि इंडोनेशिया ने टोटल 2 ही A400M टेक्निकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट एयरबस से ऑर्डर कर रखे हैं। इंडोनेशिया ने ये एयरक्राफ्ट 2021 में ऑर्डर किए थे, जबकि इस एक्विजिशन के साथ मजीद यूनिट्स की एक्विजिशन की ऑप्शन भी इंडोनेशिया के लिए रखी गई है। बरतानवी कंपनी BAE सिस्टम्स तकरीबन $11 मिलियन की लागत के तहत कोरिया और इंडोनेशिया के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले KF-21 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए नया आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फोर्स सिस्टम प्रोवाइड करेगी। BAE सिस्टम्स की जानिब से IFF इक्विपमेंट और इंटीग्रेशन KF-21 की डेवलपमेंट के हवाले से अहम कंपोनेंट कंसीडर किया जाता है और साउथ कोरिया और इंडोनेशिया की जानिब से इस तैयारे पर इस वक्त कई यूरोपियन साख्ता सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इस एयरक्राफ्ट को अमरीकी साख्ता इंजन से पावर्ड किया गया है। साउथ कोरिया इब्तदाई तौर पर इस तैयारे के लिए जहां मीटियोर यूरोपियन साख्ता लॉन्ग रेंज BVR एयर टू एयर मिसाइल इस्तेमाल करेगी, वहीं शॉर्ट रेंज कैटेगरी में यूरोपियन साख्ता IR-ISD को भी इससे पहले टेस्ट फायर किया जा चुका है। नाइजीरिया ने अपनी एयरफोर्स के लिए वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज का सबसे लार्जेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। नाइजीरिया की जानिब से टोटल 24 M346 FF फाइटर एयरक्राफ्ट इटली से एक्वायर किए जा रहे हैं, जबकि इस एग्रीमेंट की डील 1.2 अरब यूरोस बताई गई है। इस पैकेज में मेंटेनेंस के साथ साथ सपोर्ट सर्विसेज और मेंटेनेंस की सर्विसेज भी हासिल की जाएंगी। ख्याल रहे कि नाइजीरिया पहले ही पाकिस्तान और चीन के मुश्तरका तौर पर तैयार किए जाने वाले JF-17 थंडर का यूजर है, ताहम M346 एयरक्राफ्ट का शुमार लाइट अटैक प्लस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में होता है और ये किसी भी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री की हिस्ट्री में लार्जेस्ट सिंगल मिलिट्री एयरक्राफ्ट एक्विजिशन है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपके मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।